हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस, असेसमेंट प्रोसेस और यूनिट का नाम है रिटर्न ऑफ इनकम एंड असेसमेंट। हम सब कुछ पढ़ लिए, टैक्स कैलकुलेशन निकालना, टैक्स कैलकुलेशन के बाद सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, इनकम टैक्स कैलकुलेशन, इनकम का कैलकुलेशन पांचों हेड में सबसे पहले पढ़े थे। क्या एग्जेम्प्ट होता है, कौन सा इनकम, हर एक प्रकार के प्रोविजंस पढ़ लिए। हम कैलकुलेशन भी कर लिए, हम खुद के इनकम का कैलकुलेशन कर लिए, हम टैक्स का कैलकुलेशन कर लिए। अब ये जो कैलकुलेशंस है, ये हमें डिपार्टमेंट मतलब गवर्नमेंट को भी तो बताना पड़ेगा, है ना। अब कैलकुलेशन किए, तुम्हारा इनकम है, तुम्हें कैलकुलेशन भी आ गया, तुम कैलकुलेट भी कर लिए और तुम पता भी लगा लिए कि तुम्हें कितना रुपए टैक्स डिपॉजिट करना है। मान लो तुम्हें 40,000 रुपए टैक्स डिपॉजिट करना है और तुम करने के लिए तैयार भी हो। अब क्या करें, कैसे करें, डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा? तुम अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन अगर डिपार्टमेंट को दोगे तब तो पता चलेगा। तुम अपनी तरफ से रिटर्न को फाइल करोगे। एक रिटर्न होता है, रिटर्न बेसिकली एक पेज होता है। पहले ये मैनुअली होता था, आजकल ये इलेक्ट्रॉनिकली होने लगा है, मतलब ऑनलाइन होने लगा। मैनुअली जो होता था, पहले एक तो फॉर्म आता था, उस फॉर्म में हम फिलअप करते थे मैनुअली। मैनुअली फिलअप करके हम फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करके, टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करके, उतना रुपए के साथ उस पेपर को हम हमारे लोकल इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर डिपॉजिट कर देते। अब ये प्रोसेस ऑनलाइन हो गया। अब हम ऑनलाइन ई फाइलिंग पोर्टल में जाते हैं, इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल। अगर हो पाएगा तो मैं तुम इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल आओ। मैं तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं लाइव तुम्हें दूंगा और मैं तुम्हें दिखाकर ही रहूँ। इनकम टैक्स टैक्स ध्यान से देखना, बहुत क्रूज स्टेप्स हैं। अच्छा, इंटरनेट नहीं है क्या भाई? हाउ टू कनेक्ट टू इंटरनेट? कॉल स्क्रीन जाएगा, कनेक्टेड बट नो इंटरनेट, वाई? मैं एक सेकंड इंटरनेट कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये रहा, मैं नेट कनेक्ट करके इनकम टैक्स का पोर्टल खोल लिया हूँ। पोर्टल वेबसाइट का नाम है incometax.gov.in, ठीक है। और मैं लॉगिन वाले ऑप्शन में क्लिक कर लिया हूँ। लॉगिन में यहाँ पर मुझे पूछ रहा है यूज़र आईडी, एंटर योर यूज़र आईडी। तो मैं यहाँ पर अपना पैन नंबर इंसर्ट करके कंटिन्यू करूँगा। मैं एक तो रैंडम पैन नंबर मार देता हूँ। रैंडम पैन नंबर जब मैं मारता हूँ तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन आता है लॉगिन सिक्योर का। मैं येस करूँगा इसको और मैं पासवर्ड दूंगा। जब मैं पासवर्ड देता हूँ तो पासवर्ड देने के बाद मेरा लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद पोर्टल के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, रिटर्न फाइलिंग से लेकर और बहुत सारे ऑप्शंस। तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको लॉगिन करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पोर्टल में जाकर मैं वहाँ पर उसको सॉल्व करूँगा। देखो, मैं एक काम करता हूँ, मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं लॉगिन भी कर लेता हूँ। ये देखो, मैं लॉगिन कर लिया, ये मेरा पोर्टल है, ठीक है। मैं लॉगिन कर लिया, ठीक है। तुम्हारे सामने मैं लॉगिन कर दिया, रमन अग्रवाल दिखा रहा है। ये मेरा इनकम टैक्स पोर्टल है। मैंने अपना पैन नंबर डाला और पैन नंबर डालकर मैं इसको लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद अब ये तुम्हारे नॉलेज के लिए है, ये स्टेप्स तुम्हें याद रहने चाहिए कि एग्जाम में आता है व्हाट आर द स्टेप्स इन फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो वो थियोरेटिकली तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकली भी तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, याद रहना चाहिए। यहाँ पर देखो, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। एक तो डैशबोर्ड आ रहा है, डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अभी फिलहाल मैं रिटर्न फाइलिंग सिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ई फाइल में जाऊँ। फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स में मुझे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल्ड रिटर्न, व्यू फॉर्म 26 डाउनलोड प्रीफिल डेटा, ऐसे बहुत सारे। अगर मुझे नया इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो मैं क्लिक करूंगा फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर। जब मैं फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो यहाँ ये आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे कौन से ईयर का फाइलिंग करना है, मुझे 2025-26 अभी करंट ईयर का फाइल करना है या पुराना कोई सा करना है। मान लो मुझे अभी लेटेस्ट वाला फाइल करना है क्योंकि मेरा पुराना वाला सब फाइल्ड है।
तो मान लो मुझे लेटेस्ट फाइल करना है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ, ऑफलाइन कर सकता हूँ। ऑफलाइन में क्या होगा, अगर तुम ऑफलाइन में जाते हो तो एक एक्सएमएल फाइल होता है, उस एक्सएमएल फाइल में तुम सारा डेटा डालकर उसमें से एक फाइल जनरेट होता है जिसको जेसॉन फाइल बोलते हैं। उस जेसॉन को आकर ऑफलाइन क्लिक करके यहाँ पे अपलोड, जैसे मैं ऑफलाइन क्लिक करूंगा एक अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। देखो आईटीआर सिलेक्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे तो अपलोड करोगे, उस फाइल को यहाँ अपलोड करना। अगर मैं ऑनलाइन करता हूं तो पूरा फॉर्म मुझे यहाँ पर आ जाएगा और उस पूरे फॉर्म को मैं ऑनलाइन फिलअप करके सबमिट करूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है, इधर ऑनलाइन वाला है, ऑफलाइन। ये ऑफलाइन मतलब मैनुअल वाला नहीं है, हाँ याद रखना, मैनुअल नहीं है ये कि तुम रिटर्न भर के कागज में लिख कर जाओ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ये वो नहीं है। ऑफलाइन का मतलब तुम एक फॉर्म डाउनलोड करोगे, उस फॉर्म में सारा डेटा भरोगे और उस फॉर्म को फिर यहाँ पर आकर अपलोड कर दोगे। मतलब होना सब कुछ पोर्टल में ही है, तरीका अलग है, एक ऑनलाइन वाला तरीका, एक ऑफलाइन वाला। ठीक है, तो अगर मैं ऑनलाइन करता हूँ, ऑफलाइन, मेजोरिटी ऑफ द लोग आज के दिन में ऑनलाइन करने लगे हैं। तो मान लो मैं ऑनलाइन करता हूँ तो मैं दबा दिया ऑनलाइन के बाद कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद अब मेरा रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस शुरू होगा। स्टार्ट न्यू फाइलिंग, नया इनकम टैक्स रिटर्न तुम्हें फाइल करना। ठीक है, मैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग को दबा दिया। अब आगे आ गया, अब मुझसे पूछ रहा है मैं कौन हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, एचयू हूँ या अदर हूँ। तो मैं तो इंडिविजुअल हूँ, मैं इंडिविजुअल को सिलेक्ट। इंडिविजुअल के बाद अब मुझे आईटीआर के फॉर्म्स पूछ रहा है, सिलेक्ट करो। अभी इस साल का दो आईटीआर आया, आईटीआर 1 एंड 4। टोटल 7 प्रकार का आईटीआर होता है जिसके बारे में हम थ्योरी चैप्टर्स में पढ़ेंगे। 7 अलग अलग फॉर्म्स होता है, अभी यहाँ पर दो दिखा रहा है। मान लो मुझे आईटीआर 4 फिलअप करना है, तो मैं आईटीआर 4 सिलेक्ट करके प्रोसीड कर दिया। ओके, ये एक तो मैसेज आ रहा था जिसका अभी तुम्हारे लिए कोई, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड में क्लिक करते ही अब मेरा ये फॉर्म खुल जाएगा। अब इस फॉर्म में मैं, मुझे कुछ पहले क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उस क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग मेरा फॉर्म आएगा, फॉर्म को फिलअप करके मैं सबमिट कर। क्लियर है बात? तो ये हो गया इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर। ठीक है, अब ये एक्सपर्ट के द्वारा ही किया जाता है, घर में खुद से ट्राई मत करना, गलत सलत भर दोगे, नोटिस आ जाएगा, फिर नोटिस के पीछे दौड़ते रहोगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बार बार, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो इसको बंद कर देते हैं। अब आ जाते हैं हमारे थ्योरेटिकल पार्ट पर। ठीक है, आ जाओ, थ्योरेटिकल पार्ट जो हमें पढ़ना है, रिटर्न ऑफ इनकम एंड असेसमेंट प्रोसेस। आज का टॉपिक है रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, आज हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इंट्रोडक्शन। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम इज वन बट मेजर पार्ट ऑफ द प्रोसीजर involved in levying tax on the assessed. The process of assessing the income return and determination of tax payable can be described as assessment. जो assessment किसको बोलते हैं? टैक्स कैलकुलेशन, इनकम का कैलकुलेशन, टैक्स का कैलकुलेशन, टैक्स एप्लीकेबल करना, उससे टैक्स कलेक्ट करना, ये पूरे प्रोसेस को असेसमेंट। द वर्ड असेसमेंट हैज बीन यूज्ड in the income tax act meaning differently at different places. On certain occasion it refers to computation of income. कभी कभार असेसमेंट का मतलब होता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। समटाइम्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, कभी कभार टैक्स डिटर्मिनेशन के लिए होता है। पेबल एंड समटाइम्स टू द होल प्रोसीजर लेड डाउन इन द एक्ट ऑफ इम्पोजिंग लाइबिलिटी ऑन द टैक्स पेयर, कभी कभार टैक्स लाइबिलिटी इम्पोज करने के लिए असेसमेंट वर्ड को यूज। ठीक है, तो असेसमेंट वर्ड का मल्टीपल मीनिंग्स है हमारे इनकम टैक्स के अंदर में। अब हम यहाँ पर असेसमेंट का मतलब क्या समझेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, कितना रुपया टैक्स आएगा, सर्विंग द नोटिस ऑफ डिमांड, प्रेस्क्राइब फॉर नोटिस फॉर डिमांड तुम्हें दे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द एसएससी कैन बी डन ओनली व्हेन ही हैज फर्निश्ड पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। रिटर्न ऑफ इनकम अगर वो फाइल करेगा, रिटर्न ऑफ इनकम, उसका स्टेप्स मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ता है जिसको हम आईटीआर बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर के नाम से। ठीक है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस और फाइलिंग ऑफ रिटर्न। क्या बोलता है? फॉलोइंग पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न, किस किस के लिए मैंडेटरी रिटर्न फाइलिंग करना, कौन कौन रिटर्न फाइल करेगा? फर्स्ट, एवरी पर्सन बीइंग अ कंपनी और अ पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी और फॉर्म के लिए मैंडेटरी, वेदर इट हैज एनी इनकम और लॉस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और नॉट। पार्टनरशिप फॉर्म अपना रिटर्न फाइल करेगा, इन कंपनी अपना रिटर्न फाइल करेगा मैंडेटरीली। एवरी पर्सन अदर देन कंपनी और फॉर्म, whose total income or total income of any other person in respect of which he is assessable exceeds the exemption limit is, और फॉर्म और कंपनी तो हमेशा करेंगे, कंपनी और फॉर्म को छोड़कर बाकी वो लोग जिनका इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा होता है
वो लोग रिटर्न फाइलिंग कर, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, artificial judicial person. If gross total income exceeds the basic exemption limit, he shall be required to file his return of income. ठीक है। अब कब करेगा? अंडर सेक्शन 139(1), ड्यू डेट से पहले। हर एक रिटर्न का एक ड्यू डेट होता है, वो ड्यू डेट से पहले करना होता है। ये ड्यू डेट क्या होता है वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। अ पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, जो एक पर्सन जो रेसिडेंट है, not ordinary resident within the meaning of section, who is not required to furnish the return under, who may at any time during the previous year, ये उनके लिए है, ध्यान देना, ये उन लोगों के लिए है जो रेसिडेंट है लेकिन नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। रेसिडेंट चैप्टर में पढ़े थे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है उन लोगों को नॉर्मली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उनमें से भी कुछ लोगों को फाइल करना पड़ेगा अगर वो कोई बेनिफिशियल ओनर हैं किसी कंपनी में, किस कहीं पर साइनिंग अथॉरिटी हैं, कहीं पर किसी एसेट के बेनिफिशियल ओनर हैं जो कि इंडिया के बाहर लोकेटेड है, आउटसाइड इंडिया। मान लो मेरा कोई बिजनेस आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है और वहां का मैं साइनिंग अथॉरिटी हूँ, वहां का सारा काम मेरे सिग्नेचर से होता है, तो मुझे अपना रिटर्न इनकम टैक्स का इंडिया में फाइल करना। इज अ बेनिफिशियरी इन एनी एसेट, अगर मुझे किसी एसेट में मैं बेनिफिशियरी हूँ, उसका इनकम का शेयर मुझे मिलता है, इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, जो कि इंडिया के बाहर लोकेटेड है, तो इन दोनों केस में मुझे अपना रिटर्न मैंडेटरीली फाइल करना जरूरी है। सेल्फ फर्निश ऑन और बिफोर द ड्यू डेट रिटर्न इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम और लॉस फॉर द प्रीवियस ईयर, ठीक है। नेक्स्ट, विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021, फॉलोइंग पर्सन आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फाइल देयर इनकम टैक्स। और कौन कौन करेंगे? He who has deposited an amount or aggregate of amount exceeding 1 crore rupee, अगर तुम अपने अकाउंट में साल भर में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा डिपॉजिट किए तो तुम्हें अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी। जो एक्सपेंडिचर कर रहा है 2 लाख रुपए से ज्यादा फॉर ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री जा रहा है घूमने और 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर रहा है, उसको अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ये उन लोगों के लिए है जो जानबूझकर अपना रिटर्न फाइल नहीं करते और गवर्नमेंट को बोलते हैं कि हमारा इनकम उतना नहीं है। अगर तुम्हारा इनकम नहीं है तो तुम 1 करोड़ रुपए कहाँ से लाए डिपॉजिट करने? अगर तुम्हारा इनकम उतना नहीं है तो तुम फॉरेन कंट्री घूमने के लिए 2-2 लाख रुपए कहाँ से ला रहे हो? नॉर्मल आदमी तो नहीं ला सकता। तो इसलिए इन सभी को मैंडेटरी किया गया रिटर्न फाइलिंग। He who has incurred expenditure on an amount aggregate of amount exceeding 1 lakh rupee towards consumption of electricity, तुम्हारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल महीने का 10,000 रुपए आता है। एक नॉर्मल आदमी जिसके ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मतलब 2.5 लाख रुपए से कम कमा रहा है, क्या उस इंसान का जिसका इनकम 2.5 लाख है, क्या उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ऊपर हो सकता है साल का? तुम्हारा साल का इनकम ही 2.5 लाख है और तुम बोल रहे हो इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा 1,20,000 आ रहा है, इसका मतलब तुम घपलाबाजी कर रहे हो। तो गवर्नमेंट बोला तुम लोगों को मैंडेटरीली अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और रिटर्न फाइलिंग में अगर तुम गलत रिटर्न फाइल करते हो तो उसके बाद फिर हम हमारी मर्जी से हम उसको असेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंडेटरी कर दिया गया उन लोगों के लिए जिसका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा आता है, जो फॉरेन घूमने जा रहे हैं, साल में 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जो 1 करोड़ रुपए से ऊपर डिपॉजिट कर रहे हैं करेंट अकाउंट में, इन लोगों के ऊपर मैंडेटरी कर दिया गया, ठीक है। आ जाओ, ड्यू डेट क्या है फाइलिंग का? टाइम लिमिट से पहले फाइल करना पड़ेगा। अब ये टाइम लिमिट क्या होता है? अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग टाइम लिमिट। कंपनी एसएससी के लिए 31 अक्टूबर से पहले, मतलब अभी जैसे मैं बात करूं 1/4/2024 से लेकर 31/3/2025, ये एक साल खत्म हुआ, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ। इसका रिटर्न कब फाइल होगा? इसके नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में फाइल होगा, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर में कब तक टाइम है? अगर मैं एक कंपनी एसएससी हूं तो मैं नेक्स्ट ईयर मतलब मार्च खत्म होने के बाद अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक मैं फाइल कर सकता हूं। मतलब मेरे पास साल खत्म होने के बाद अप्रॉक्स 6 से 7 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 7 महीने का टाइम है। 7 मंथ्स के अंदर मैं ये रिटर्न फाइलिंग कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं एक नॉन कंपनी हूं, नॉन कॉर्पोरेट पर्सन whose account is subject to audit, or a partner of a firm whose account is subject to audit, or the spouse of a partner in the
अप्लाइज, तो उनके लिए भी 31st डे ऑफ अक्टूबर। मतलब मैं अगर एक ऑडिटेड पर्सन हूँ या मैं किसी फॉर्म में पार्टनर हूँ जिसका ऑडिट होता है, तो ऑडिट केस में याद रखना, ऑडिट वाले केस में जिसका भी ऑडिट होता है, कंपनी के केस में तो 31st अक्टूबर है, ऑडिट वालों का भी कब है? 31st अक्टूबर। ठीक है। नॉन ऑडिट वाले ऑल अदर पर्सन 31st डे ऑफ जुलाई, मतलब साल खत्म होने के 4 महीने के अंदर, मार्च में खत्म हुआ, जुलाई तक 31 जुलाई तुम्हें रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कंपनी के केस में 31 अक्टूबर, ऑडिट वाले केस में 31 अक्टूबर, बाकी नॉन ऑडिट वालों केस में 31 जुलाई। एक स्पेशल केस है ट्रांसफर प्राइसिंग, को बोलते हैं हम ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग ये स्पेशल केस होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इनका 30 डे ऑफ नवंबर है, मतलब अक्टूबर के बाद एक और महीना टाइम इन लोगों को मिल जाता है। ठीक है, ये स्पेशल केस होता है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली 31 जुलाई, ऑडिट केस में 31 अक्टूबर, कंपनी के केस में 31 अक्टूबर, ये 3 डेट को याद रखना। ठीक है, आ जाओ आगे। अगर लास्ट डे ऑफ रिटर्न फाइलिंग एक हॉलीडे है, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे जो होगा, नेक्स्ट वर्किंग डे हमारा लास्ट डे बन जाएगा। मान लो 31 जुलाई एक हॉलीडे है, तो 31 जुलाई के बाद जो 1 अगस्त आएगा वो हमारा लास्ट डे बन जाएगा। ऑटोमेटिक है ये, इसमें कुछ किसी का नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, अब इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। अगर लेट रिटर्न फाइलिंग करोगे, टैक्स पेमेंट लेट से करोगे, तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेगा। तो इंटरेस्ट गवर्नमेंट हमसे चार्ज करता है इन केस हम लेट से फाइलिंग करते हैं। सेक्शन 234A, इंटरेस्ट का टोटल 3 सेक्शन है, 234A, बी एंड सी। 34 234C और एक 234F होता है। 234F होता है, ये फाइन्स होता है, ये लेट फाइन है। अगर लेट से फाइल करोगे तो फाइन भी लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा। ये 3 सेक्शंस होता है अलग अलग प्रकार का इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, अभी हम 234A के बारे में पढ़ रहे हैं। 234A कब एप्लीकेबल होता है? अगर तुम ड्यू डेट के बाद, मतलब तुम्हारा डेट था 31 जुलाई रिटर्न फाइल करने का, और रिटर्न फाइल करके 50,000 रुपए टैक्स देना था तुम्हें 31 जुलाई को, लेकिन तुम जुलाई में रिटर्न फाइलिंग नहीं किए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जाकर रिटर्न फाइलिंग, 5 महीने बाद, तो ये जो 5 महीना तुम डिले किए हो, उस पर सेक्शन 234A का इंटरेस्ट लगेगा। साथ में 234F का फाइन और पेनल्टी भी लगेगा, मतलब लेट फीस भी लगेगा और इंटरेस्ट भी लगेगा, दोनों लगेगा। 234A इम्पोजिशन ऑफ इंटरेस्ट मैंडेटरी है, 1% पर मंथ, जितना रुपए टैक्स है उसका 1% पर मंथ तुम्हारा लगता रहेगा 234A के। ठीक है, interest is to be calculated from the last day of filing of return as allowed under section 239(1) to the date of furnishing of actual return. In case the return has not been filed at all, interest shall be calculated up to the date of completion of assessment under section 142। अगर तुम रिटर्न फाइल ही नहीं किए तो क्या जीवन भर लगता रहेगा? नहीं। जब एक इंसान रिटर्न फाइल नहीं करता है तो कुछ दिनों के बाद एक ऑटोमेटिक असेसमेंट होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी तरफ से बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करता है 144 में, तो वो जिस दिन होगा इनकम टैक्स, या तो तुम रिटर्न फाइल कर लो, गवर्नमेंट बोलता है या तो तुम कर लो या तो फिर हम करेंगे। तो अगर तुम कर लेते हो टाइम से तब तो कोई इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं लगता, तुम अगर लेट से कर लेते हो तो फिर हम इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ तुम्हें छोड़ देते हैं। लेकिन अगर तुम करते ही नहीं हो तो फिर हम खुद रिटर्न फाइल करेंगे। रिटर्न फाइल मतलब हम खुद असेसमेंट करेंगे तुम्हारे टैक्स का, सेक्शन 144 में उसका प्रोविजन लिखा गया है। तो जब तक वो ना हो जाए तब तक तुम्हारा इंटरेस्ट लगता रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, सी फॉर डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न, मतलब 234F हम ए पढ़ लिए, 234F पढ़े, बी और सी बचा है, पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, 234F क्या बोलता है? 234 विदाउट प्रेजुडिस क्या? अच्छा, 234F में सिंपल सा बात है, नॉर्मली अगर तुम लेट रिटर्न फाइल करते हो, नॉर्मल डेट क्या था? 31 जुलाई। अगर तुम 31 जुलाई में नहीं करके अप टू 31 दिसंबर भी कर देते हो, तो हम 5,000 रुपए तुमसे पेनल्टी ले लेंगे। हम तुमसे 5,000 पेनल्टी ले और तुम्हें रिटर्न फाइल करना अलाउ कर दे। मतलब लेट में जुलाई से दिसंबर के बीच में, जुलाई तक ड्यू डेट था, यहाँ तक कोई फाइन पेनल्टी नहीं लगती। जुलाई के बाद अगर डिले कर दो तो 5,000 का पेनल्टी। ठीक है, वैसे ही 31 अक्टूबर ड्यू डेट था, नहीं फाइल करोगे, दिसंबर तक करोगे तो 5,000 लग जाए। अदर केसेस में 10,000, मान लो दिसंबर में भी नहीं किया, उसके बाद कर रहे हो तो 10,000। ठीक है, यहाँ पर एक स्पेशल प्रोविजन है उन लोगों के लिए जिनका इनकम 5 लाख से कम है। जिनका इनकम 5 से कम है उनको तो रिबेट भी मिलता है सर, हाँ, लेकिन फाइन के केस में उनका फाइन भी रिड्यूस कर दिया जाता है।
इनको स्मॉल टैक्स पेयर बोला जाता है। नॉर्मली तो 5 लाख 5,000 का फाइन है, लेकिन जिनका इनकम 5 लाख है उसका फाइन को 5,000 से रिड्यूस करके 1,000 कर दिया गया। नॉर्मली 5,000 है, स्पेशली अगर इनकम 5 लाख से कम है तो 1,000 रुपए फाइन लगता है, 5 लाख नहीं, 5,000 नहीं लगता। क्लियर है बात? तो 1,000 और 5,000 दो रूल है। अप टू 5 लाख इनकम 1,000, 5 लाख से ज्यादा इनकम 5,000, और बाकी केसेस में 10,000। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। लॉस हुआ है तो क्या करेंगे? लॉस का रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। अगर तुम्हें लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो लॉस का रिटर्न भी फाइल करना मैंडेटरी। तो लॉस रिटर्न भी हमें ड्यू डेट में फाइल करना पड़ता है। अच्छा, लॉस के केस में तुम ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हो तो फाइन पेनल्टी तो दोगे ही, और साथ में लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाओगे। हम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में पढ़े थे कि हर एक प्रकार के लॉस के लिए ड्यू डेट में रिटर्न फाइल करना जरूरी है या नहीं है। सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी लॉस में नहीं था, बाकी सब में ड्यू डेट में फाइल करना जरूरी था। तो लॉस के केस में भी तुम ड्यू डेट में मैंडेटरीली रिटर्न फाइल करोगे, अदरवाइज तुम्हारा लॉस भी गया, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, इंटरेस्ट पेनल्टी भी लगेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। डिलेटेड रिटर्न। जो लोग ड्यू डेट में फाइल नहीं करते, अभी तक तो हम बात किए ड्यू डेट का, जो लोग ड्यू डेट में फाइल नहीं करते हैं उसको हम डिलेटेड रिटर्न बोलते हैं। जो ड्यू डेट में फाइल करते हैं वो 139(1) के अंडर में करते हैं, ये सेक्शन नंबर है, 139(1) में करते हैं। लेकिन जो ड्यू डेट में नहीं कर पाए, मान लो 31 जुलाई में मैं किसी कारण से अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, तो उसके बाद जब मैं फाइन देकर फाइल करूंगा तो वो मैं 139(4) में करूंगा। सेक्शन बदल जाएगा, पहले 139(1) होता है ड्यू डेट तक, उसके बाद 139(4) होता है, जिसको हम बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं, लेट रिटर्न। बेसिकली तुम रिटर्न फाइल किए लेकिन लेट से फाइल किए, तो उसको हम बिलेटेड रिटर्न के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात? यस सर। बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न मतलब लेट रिटर्न। जो इंसान टाइम लिमिट में 139(1) के अंदर में फाइल नहीं कर पाता है, वो लोग लेट से फाइलिंग करते हैं, और उनके लिए होता है सेक्शन 94। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, पहले इसमें टाइम लिमिट, बिलेटेड रिटर्न का भी टाइम होता है, मतलब लेट रिटर्न का भी टाइम लिमिट है। ऐसा नहीं कि तुम 5 साल पुराना रिटर्न अभी फाइल करोगे। गवर्नमेंट क्या बेवकूफ है, बैठे रहेगा तुम्हारे लिए? तो गवर्नमेंट बोलता है तुम बिलेटेड रिटर्न अप टू 31 दिसंबर फाइल कर सकते हो। मतलब 31 जुलाई लास्ट डेट था, अगर तुम लेट हो गए तो भी हम 31 दिसंबर तक ही तुम्हें टाइम देंगे, तब तक ही फाइल कर सकते। ठीक है, तो बिलेटेड रिटर्न हमारा 31 दिसंबर तक फाइल हो जाता है विथ फाइन एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसको बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, इन केस द एसएससी हैज नॉट फर्निश द रिटर्न विद इन द टाइम अलाउड टू हिम, he may furnish the return for any previous year at any time before the end of the relevant assessment year। बाद में इस टाइम लिमिट को रिड्यूस करके 31 दिसंबर कर दिया गया। हर केस में 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट, 31 दिसंबर तक तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो उसके बाद असेसमेंट ईयर 24-25, ड्यू डेट क्या था, 31/3/2024 नॉर्मली। लेकिन अगर बिलेटेड रिटर्न कर रहे हो तो लास्ट डेट क्या होगा, 31/12/2024। मतलब सोच के चलो 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट बिलेटेड रिटर्न का। अच्छा, बिलेटेड रिटर्न को क्या हम रिवाइज कर सकते हैं? रिवाइज क्या होता है, देखो, रिवीजन ऑफ रिटर्न एक होता है, रिवाइज रिटर्न। मतलब अगर तुम नॉर्मल रिटर्न फाइल कर दिए तो ना उसमें एडिट नहीं होता, बाद में वो चेंज, तो उसको चेंज अगर करना है, कुछ गलत हो गया, मान लो 52 को 42 लिख दिए, ऐसा कुछ भी गलती हो गया तुमसे, तो उस गलती को करेक्ट करने के लिए एक रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन होता है। तुम रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो एक नया रिटर्न फाइल करके। ठीक है, तो रिवाइज रिटर्न हम फाइल करते हैं इन केस ऑफ बिलेटेड रिटर्न भी एंड इन केस ऑफ नॉर्मल रिटर्न भी। विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 17-18 रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड। जो एक रिटर्न को हम रिवाइज कर सकते हैं फॉर एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट। कोई भी गलती हो गया, कुछ छूट गया, कुछ गलत हो गया, तो गवर्नमेंट हमें टाइम देता है रिवाइज करने के लिए। कितना दिन के अंदर? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट। असेसमेंट ईयर के एंड होने के 1 साल के अंदर हमें ये करना होगा, और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट एवर इज अर्ली। तो मुझे बताओ 2024-25 असेसमेंट ईयर का रिटर्न फाइलिंग कब हुआ होगा? 31/7/2024 को हुआ होगा। ये असेसमेंट ईयर है, ठीक है, असेसमेंट ईयर। इसका बिलेटेड रिटर्न कब हो सकता है? विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कब एंड होगा? 31/3/2025 को। यहाँ से 1 साल मतलब 31/3/2026 के अंदर तुम कर सकते हो रिवाइज रिटर्न का। क्लियर है बात? ठीक है, यस सर। आ जाओ आगे। क्या कॉन्सिक्वेंसेस है रिटर्न फाइलिंग बिलेटेड रिटर्न का? एक तो इंटरेस्ट पे करोगे,
लेट रिटर्न में 234A में 1% का इंटरेस्ट, जितना महीने लेट होगा हर महीने 1-1% का इंटरेस्ट पे करोगे। फाइन पे करोगे, पेनल्टी ऑफ 5,000 रुपीज। और अगर इनकम 5 लाख से कम है तो 1,000 रुपए। 1,000 रुपए और 5,000, दो सिचुएशन आएगा। 1,000 रुपए नॉर्मली 5 लाख से कम इनकम वालों के लिए, और 5 लाख से ऊपर इनकम वालों के लिए 5,000, और अदर केसेस में तो 10,000 भी है। ठीक है। अबिलेटेड रिटर्न कैन ऑल्सो बी रिवाइज, हम इसको रिवाइज तो कर ही सकते हैं, ये हमारे लिए बेनिफिट है। कुछ गलती हो गया तो हम रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रिवाइज रिटर्न, जो मैं तुम्हें अभी बता रहा था, हम रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं अगर हमसे कोई गलती हो गया। अगर हम अंडर सेक्शन 139(1) फाइल किए, मतलब नॉर्मल टाइम के अंदर, या फिर हम लेट से फाइल किए हैं, बिलेटेड रिटर्न, या तो नॉर्मली ड्यू डेट में किए हैं 31 जुलाई, या तो बिलेटेड रिटर्न किए हैं, दोनों ही रिटर्न को हम रिवाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं फ्यूचर में चाहे तो। हमारे पास 1 साल का टाइम लिमिट होता है फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट। ठीक है। 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। बाद में इसको चेंज कर दिया गया बिफोर 3 मंथ पीरियड टू द एंड, मतलब टाइम लिमिट क्या कर दिया गया, बिफोर 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर अप टू 31 दिसंबर, और एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्ली। तुम सोचकर चलो 1 साल के अंदर तुम रिवाइज कर सकते। ठीक है। आगे आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब बी लेटेड रिटर्न कैन ऑल्सो बी रिवाइज, यस सर हमको पता है। अ रिटर्न कैन बी रिवाइज एनी नंबर ऑफ टाइम, तुम एक रिटर्न को 10 बार भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो नीड टू टेक एनी परमिशन, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है रिटर्न को रिवाइज करने के लिए। तुम अपने मर्जी से कभी भी रिवाइज कर सकते हो। देयर इज नो फी फॉर फाइलिंग रिवाइज रिटर्न। अगर नॉर्मल रिटर्न फाइल किए हो तो रिवाइज रिटर्न को फिर से फाइल करने के लिए कोई एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल रिटर्न ऑलरेडी सबमिटेड स्टैंड्स कैंसल्ड। जब तुम रिवाइज रिटर्न फाइल करते हो तो ओरिजिनल रिटर्न जो होता है उसको कैंसिल मान लिया जाता है, और जो तुम नया रिटर्न फाइल किए हो उसको एक्चुअल रिटर्न मान लिया जाता है। अ रिटर्न ऑफ लॉस कैन ऑल्सो बी रिवाइज, अगर तुम लॉस वाला रिटर्न फाइल किए हो तो वो भी रिवाइज। क्लियर है बात? ठीक है सर। नेक्स्ट, एक आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, अपडेटेड टैक्स रिटर्न। ये अभी अभी आया है तो एग्जाम में भी आने का आशंका है मुझे। ठीक है। अभी अभी नया अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट आया। पहले क्या करता था गवर्नमेंट कि तुम ज्यादा पुराना रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, लास्ट 1 साल 2 साल का अलाउ होता था अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट, नॉर्मल रिटर्न या फिर बिलेटेड रिटर्न के हिसाब से। तो गवर्नमेंट देखा इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कुछ लोगों का अगर मेडिकल प्रॉब्लम हो गया 5-7 साल, वो लोग मान लो एक्सीडेंट हो गया 5 साल बेड रेस्ट पे थे, बेड रेस्ट पर उठने के बाद वो लोग अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आए तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक नया सिस्टम लाया, अपडेटेड टैक्स रिटर्न। उन लोगों के लिए जो पुराने ईयर्स के रिटर्न को टैक्स को अपडेट करना चाहते हैं, या तो पुराने ईयर में उनका इनकम कम शो किए थे, एक्चुअल इनकम ज़्यादा था, वो उसको ठीक करना चाहते हैं, वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो नहीं फाइल किए थे आप फाइल करना चाहते हैं, उनके लिए अपडेटेड टैक्स रिटर्न का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया। फाइनेंस एक्ट 2022 अभी रिसेंटली आया है, हैज इंट्रोड्यूस न्यू टैक्स टर्म कॉल्ड अपडेटेड टैक्स रिटर्न विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 23-20। 2 साल ही हुआ है। हु कैन फाइल अपडेटेड रिटर्न, कोई भी कर सकता है, एनी पर्सन चाहे तो वो अपना रिटर्न फाइल कर सकता है अपडेटेड टैक्स रिटर्न। अपडेटेड टैक्स रिटर्न में कुछ एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है क्योंकि तुम लेट से फाइल कर रहे हो बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट बिलेटेड रिटर्न के बाद बहुत लेट से फाइल कर रहे हो तो एक्स्ट्रा टैक्स कुछ देना पड़ता है विथ इंटरेस्ट। ठीक है। इफ सो डिजायर में फर्निश एन अपडेटेड टैक्स रिटर्न फॉर हिज और हर इनकम और इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल। The return may be furnished whether or not he has already furnished an income tax return or not। तुम पहले रिटर्न फाइल किए हो या नहीं किए हो, तुम अपडेटेड रिटर्न अब फाइल कर सकते हो। क्या प्रोविजन है, टाइम लिमिट क्या है, 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट। अपडेटेड रिटर्न के लिए 24 मंथ्स का टाइम दे दिया असेसमेंट ईयर के एंड होने से। नॉर्मली रिटर्न का टाइम क्या था, 31 जुलाई, और बिलेटेड का 31 दिसंबर, उसी असेसमेंट ईयर का। अब वहां से 24 महीना और एक्स्ट्रा टाइम, मतलब सोचो ईयर एंड होने के बाद 2.5-3 साल तक तुम रिटर्न फाइल कर सकते हो अंडर अपडेटेड कैटेगरी। ठीक है। अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल इन फॉलोइंग केसेस। कौन अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं करता, अ रिटर्न ऑफ लॉस, तुम लॉस क्लेम करना चाहते हो, अपडेटेड रिटर्न नहीं। हैज अ इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टोटल टैक्स लायबिलिटी, तुम पहले ज्यादा टैक्स दिए हो, अब तुम कम करना चाहते हो उसको और रिफंड लेना चाहते हो,
पहले तुम ज्यादा इनकम शो किए हो, अब उस इनकम को कम करना चाहते हो तो अपडेटेड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट बोला अपडेटेड सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो इनकम को इंक्रीज करना चाहते हैं, जो ज्यादा टैक्स देना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट अपडेटेड उनके लिए लाया जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, उनके लिए नहीं जो गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम करेंगे या इनकम को कम करेंगे। वन वे हो गया ये ना। मतलब ये गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए कर दिया खाली, ठीक है। तो इनकम को डिक्रीज करना है तो अलाउड नहीं है, लॉस दिखाना है तो अलाउड नहीं है। रिजल्ट इन रिफंड, अगर रिफंड होगा उसके मौका, अगर रिटर्न फाइल करने की वजह से तुम्हें रिफंड क्लेम मिलेगा, तुम्हारा रिफंड इंक्रीज हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को तुम्हें पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, तो उस केस में गवर्नमेंट बोला हम अलाउ नहीं करें। तो बेसिकली गवर्नमेंट का ये बोलना है कि अपडेटेड रिटर्न हम उन्हीं को फाइल करने देंगे जो हमें कुछ एक्स्ट्रा टैक्स पे करेगा। जो नहीं पे करेगा या जो रिफंड क्लेम करेगा, जो इनकम को कम करेगा, जो लॉस दिखाएगा, उनके लिए हम अपडेटेड रिटर्न। आखिरी, एडिशनल टैक्स लगता है अगर तुम अपडेटेड रिटर्न दोगे। अगर अपडेटेड रिटर्न 12 महीने के अंदर दे दिए, 24 महीने का टाइम है, अगर 12 महीने के अंदर दे दिए हो तो जो नॉर्मल टैक्स है प्लस 25% एक्स्ट्रा लग जाएगा। 25% टैक्स अमाउंट का 25% एक्स्ट्रा। मान लो नॉर्मल मेरा टैक्स आ रहा है 5 लाख, अगर मैं 12 महीने के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो 5 लाख के ऊपर प्लस 25% ऐड हो जाएगा। किसका? 5 लाख का, मतलब 1,25,000 और ऐड हो जाएगा, और उसके ऊपर ईसीएचएस तो ऐड होगा ही होगा। और अगर मैं 24 महीने बात कर रहा हूँ, 24 महीने का डिले है, तो 25% की जगह अब कितना लग जाएगा? 50%। ठीक है, ये एक्स्ट्रा टैक्स है, नॉर्मल तो लगेगा ही, ये अपडेटेड रिटर्न का एक्स्ट्रा टैक्स है। 25% एक्स्ट्रा, 50% एक्स्ट्रा। बात समझ में आया? नॉर्मल वाला ऐसे नहीं कि सर नॉर्मल में तो ज्यादा था 30%, नॉर्मल तो लगेगा ही 30%। ये ओवर एंड अबव नॉर्मल एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा 25% अगर 12 महीने के अंदर करते हो, 50% अगर 24 महीने। क्लियर है बात? यस सर। तो यहाँ पर हमारा रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। हम आगे जाकर रिटर्न फाइलिंग के फॉर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी हमारा और इस टॉपिक में बहुत डिस्कशंस बाकी है, ठीक है। तो आने वाले क्लास में हम वो सभी टॉपिक को, ठीक है। बाय बाय एवरीवन एंड